मतलब ये आप कैनवा में ही बनाते हो पूरा? हाँ, आप किसी में भी बना सकते हो बट मैं कैनवा में बनाती हूँ। नहीं ज़्यादा, मतलब कैनवा मैं भी मतलब यूज़ करता हूँ, मतलब इसके लिए बस पूछ रहा था। एक्चुअली मैं उसमें भी इजीली डिज़ाइनर ही हूँ। रह। अच्छा। नहीं, मैं भी डिज़ाइनर हूँ, मगर मैं 3D डिज़ाइनर अपना, लाइक मतलब ऑटोकैड, जैसे ऑटोकैड के पार्ट्स होते हैं ना, हाँ। मगर हम लोग वो ज्वेलरी में, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर है मैट्रिक्स, ज्वेलरी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स करके, मैं उसमें जॉब अच्छा, करता हूँ। तो हमारा ऑन पेज एसईओ हो गया था और ऑफ पेज एसईओ भी हो चुका था। तो अब टेक्निकल एसईओ में आ रहे हैं हम। आपको ऑन पेज और ऑफ पेज समझ आ गया था? हाँ, हाँ। ठीक है, तो टेक्निकल एसईओ, द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट टेक्निकल एस्पेक्ट्स such as its architecture, coding, and server configuration to improve its crawlability, indexability, and performance in search engine results. Its primary goals are to help search engines find, understand, and index our site pages effectively, efficiently, and to improve user experience, which ultimately leads to higher search ranking. तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है कि इसमें हम वेबसाइट की जितने भी टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज कराते हैं, ताकि वो सर्च इंजन में जाके जैसे गूगल वगैरह में जाके इजीली वेबसाइट को क्रॉल कर सकें, इंडेक्स करवा सकें और साथ में रैंक करा सकें कि उसकी क्या रैंक आ रही है। ये एक मतलब बेसिकली जो वेबसाइट है वो बैकएंड होती है और स्ट्रक्चर होती है, मतलब स्ट्रक्चर के रूप में बैकएंड के अकॉर्डिंगली काम करती है। इसमें कंटेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं होता। उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कि वेबसाइट में स्पीड कैसे आ रही है, मतलब कोई भी पेज अगर अपन ओपन कर रहे हैं तो उसमें लोडिंग टाइम कितना लग रहा है, वो पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर वेबसाइट स्लो लोड होती है तो यूज़र उसको छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर वेबसाइट अच्छे से फास्टली वेबसाइट स्क्रॉल मतलब लोड हो जाती है तो उसमें एक तो बेटर रैंकिंग प्रोवाइड होती है, एक तो यूज़र को अच्छा इंटरफेरेंस मिलता है अपने वेबसाइट में देखने के लिए, फ़ोन में देखने किसी भी में अच्छा यूज़र इंटरफेस बढ़ता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी रैंकिंग अच्छी होती है। और हम जैसे टूल्स होते हैं बहुत सारे, गूगल पे स्पीड इंसाइट हो गया, गेट मैट्रिक्स वगैरह, ये सारे टूल से भी हम देख सकते हैं कि हमारा लोडिंग वेबसाइट कितनी लोड हो रही है, क्या हो रही है। तो हम उससे चेक कर सकते हैं। फिर ये मोबाइल उसके क्या फ्रेंड। अल हाँ। उसके क्या अलग-अलग, मतलब उसके अलग-अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे आपने पहले बताया था मेरे को, वही ना? हाँ, उसका मतलब हम आप लोग देख। ऑनलाइन सर्च करेंगे कि वेबसाइट स्पीड वाला टूल करके, तो वो आपको बहुत हुँ, सारे हुँ। टूल फ्री टूल्स बता देता है। उसमें नॉर्मली साइन इन करो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालो और बस वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। हर किसी में कोई ना कोई टूल होते ही होते हैं। फिर आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। फिर उसमें मतलब रिस्पॉन्सिव कैसा है उसका डिज़ाइन, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है मोबाइल में तो अपनी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, वो ओपन नहीं होती है। तो फिर हमें वो देखना होता है कि वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। उसमें गूगल टेस्ट भी कराता है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं वेबसाइट्स वगैरह। उसके बाद सिक्योर वेबसाइट होती हैं जो कि HTTPS ही जो होती है ना, सिक्योर वेबसाइट होती है, वो सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। तो हमको ये ज़रूर अपने वेबसाइट वगैरह में यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये SSL सर्टिफाइड होती है। उसके बाद जो गूगल होता है वो सिक्योर करता है हमारी वेबसाइट्स को। मतलब जो प्रेफर करते हैं कि कौन सी, अगर हम वेबसाइट यूज़ करें तो अगर हम उसमें जा रहे हैं उसकी कुकीज़ वगैरह डिनाई करते हैं हम, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे फ़ोन को या फिर किसी भी चीज़ को हार्म ना करे और वो अच्छे से प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए हम ये HTTPS यूज़ करते हैं। फिर क्रॉडेबिलिटी और इंडेक्सिंग, तो इसमें बहुत सारे रोबोटेक्स फाइल होनी चाहिए। उसके बाद साइट मैप XML होना चाहिए जो कि हम सर्च को गूगल सर्च कंसोल से भी सबमिट करना, मतलब सबमिट कर सकते हैं, फिर उससे ले सकते हैं। उसके बाद URL स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए URL। जैसे अगर www.site.com लिख रहे हैं और उसके बाद कुछ भी PID डाल दे रहे हैं, नंबर डाल दे रहे हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करेगा। उसकी जगह अपन लिख सकते हैं www.site.com/SEO। तो उसमें वो क्लियरली और बता रहे हैं कि आपकी किस चीज़ की वेबसाइट है, वो उसका
एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ स्टोर हुई है। उसके बाद उसकी ब्रोकन लिंक्स वगैरह फिक्स होनी चाहिए, नहीं तो फिर एरर अकर होता है 404 का। कोई भी वेबसाइट जाते हो वो फिर अपन लिखते हैं उसमें, जैसे एग्जाम्स की वेबसाइट होती नहीं, एग्जाम की तो चलो तो भी लोड हो जाती है। कोई भी वेबसाइट जाते हैं और उसको खोलते ही सबसे पहले 404 लिख के आता है ना, तो वो एक टाइप का एरर है जो कि ब्रोकन लिंक होने पर मतलब ब्रोकन लिंक होने पर शो होता है। अच्छा, वो मेरे को आप एक दिखा सकते हैं जरा? वेबसाइट। मतलब जो ब्लॉक, मतलब जो आप बोले ना, उसके 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 अकॉर्डिंग। उसकी मुझे वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। आपके मन में कुछ ध्यान रहे तो ऐसा। जैसे हम कोई भी टूल यूज करते हैं ना, और इसमें अगर अपन को दिख रहा है कि 404 करके कोई एरर अकर हो रही है, तो ब्रोकन लिंक की अकर हो, मतलब ब्रोकन लिंक के कारण होती है। और ये एरर जब भी आएगी तो उसमें ब्रोकन लिंक या कोई ना कोई इशू है, इसलिए वो दिखाता है। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, स्कीमा के अकॉर्डिंग जो भी वेबसाइट को दिया जाता है कि इस अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए। मतलब जो भी स्केपर मार्कअप होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद उसमें टैग्स वगैरह जो होने चाहिए वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, नहीं तो एक प्रॉब्लम्स कर। एक 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 मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रीन है, ये थोड़ा सा आप बड़ा कीजिए ना, तो एकदम मतलब ज़्यादा। हाँ हाँ, थोड़ा बस। ठीक है। इसका टेक्निकल एसईओ का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अगर हमने कहीं पे भी सर्च किए ब्लॉग वगैरह, मतलब हमारा जो ब्लॉग है वो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के अकॉर्डिंग है, मतलब उसके ऊपर है, तो एसईओ जो होगा, टेक्निकल एसईओ क्या देखेगा कि हमारा व्लॉग जो है वो फास्ट लोड हो, उसके बाद वो मोबाइल में परफेक्ट दिखे कि उसका स्क्रीन कितना है, उसकी इंडेक्सिंग कैसी हुई है, बाकी जितनी भी वो सारे स्कीमा पे अपडेट है कि नहीं है। उसके बाद गूगल उसको इजीली हर पेज पर इंडेक्स कर सके, और उसके यूआरएल वगैरह जो है वो क्लीन होने चाहिए, और वो सेफ्टी जो होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योर जो एचटीटीपीएस यूज करते हैं वो होना चाहिए उसमें। तो ये सब देख अच्छा, के। हाँ, मैं एक चीज़, जैसे ये जो हम अपना जो आज टॉपिक है टेक्निकल एसईओ का, हम्म। मगर इसके अकॉर्डिंग जैसे जो आप मतलब बता रहे हैं, बराबर, मगर इसके साथ साथ मेरे मेरे मतलब मेरे मेरे हिसाब से अगर कोई आप आपके पास वैसा कुछ मतलब रहेगा ना, तो वो मेरे को थोड़ा जल्दी इजीली मतलब थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि एक 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 सेकंड में एक मिनट होल्ड करूँ, एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ मैडम, बोलिए। आप क्या हाँ, बोल रहे थे?
मेरा जैसे आपने जो अपना जो टेक्निकल एसईओ का वो है ना, इसमें अगर मान के चलो कुछ आपके पास ऐसा मतलब जो जो चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अगर मतलब आप थोड़ा मेरे को दिखाते तो मेरे को अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा समझ में आता है ऐसा मेरे को। तो जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टेक्निकल वाला लास्ट लास्ट में, जैसे हर दिन क्लास में जैसे ऑन पेज ऑफ पेज में दिखाई थी अच्छा, ना। मतलब वो टाइम पे वो रहेगा ऐसा ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो ठीक है। नहीं, मेरे को लगा कि मतलब वो टाइम पे ये टॉपिक नहीं रहेगा, मैं इसके लिए पूछ रहा था बस। नहीं नहीं, ठीक ठीक, ओके। जब अपन वो वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसमें बाकी सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल होगी जो होगी। ओके, ठीक है और ठीक फिर है। प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि ये कहाँ से आता है कहाँ से हटता है। ओके ओके ओके, नहीं, नहीं, ठीक है। मेरे को लगा कि मतलब अभी आप बता रहे थे, तो फिर लास्ट टाइम पे हम लोग और कुछ करेंगे ना, इसके लिए मैं बोला। ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। तो टेक्निकल एसईओ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो द टेक्निकल aspects of a website that helps search engine crawl, index, and rank it, including crawlability and indexability, site architecture, site speed, mobile friendliness, HTTPS security, and structured data. Other key elements include XML sitemaps, the robot.txt file, and clonalizational टू हैंडल डुप्लीकेट कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, वेबसाइट के टेक्निकल एसईओ के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सबसे मेन है क्रॉलिंग है, उसके बाद इंडेक्सिंग है और फिर रैंकिंग है। हम जब भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट को हम सर्च कर, मतलब कोई भी वेबसाइट हमने सर्च की, तो उसको जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उस स्क्रॉलिंग को हम क्रॉलिंग कहते हैं। उसके बाद जो उसके इंडेक्सिंग बने होते हैं ऊपर, जितने भी, जैसे इसी में बने हुए हैं, फाइल बना है, रिसाइज बना है, एडिटिंग, मतलब ये तो अलग चीज होगी, बट ऐसे इंडेक्सिंग बने होते हैं। तो ये इंडेक्सिंग हो गई, फिर उसके अकॉर्डिंगली रैंक मिलती है हमारी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली। और फिर इसी के अकॉर्डिंग सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, स्पीड, लोडिंग स्पीड सब चेक करता है। उसमें एक्सएमएल साइट मैप्स होते हैं कि हम किसी किसी वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। जैसे साइट मैप के लिए क्या करना पड़ता है, होस्टिंग वगैरह में जाके ना, सेटिंग में जाके एक्सएमएल साइट मैप करके ऑप्शन आता है, तो वहाँ जाके हम अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं। उसके बाद उसमें डिसअलाउ वगैरह करने का भी ऑप्शन आता है कि हमको किस किस को दिखाना है, किस किस को नहीं दिखाना है, हमारा यूआरएल वगैरह। और अलाउ करने का भी ऑप्शन आता है कि सबको दिखे। और डिसअलाउ करने में हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, वो सारे ऑप्शंस आते हैं फाइल्स वगैरह के लिए, यूआरएल के लिए। उसमें एजेंट वगैरह भी होते हैं स्क्रॉलिंग के टाइम। उसके बाद टेक्निकल एसईओ, सबसे पहले आता है इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है रोबोट डॉट टेक्स्ट, फिर आता है इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद आता है ब्रोकन लिंक आता है, फिर वेबसाइट स्ट्रक्चर, एसएसएल सिक्योर्ड, लोडिंग स्पीड, स्ट्रक्चर डेटा, डिस्कार्ड्स, अननेसेसरी पॉपअप्स। तो रोबोट डॉट टेक्स्ट क्या होता है कि जब अगर हम होस्टिंग वगैरह में देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हमको प्लगइन्स में जाना होता है ऑप्शन में, फिर प्लगइन्स में जाने के टूल्स में जाते हैं, और वहाँ पे फाइल एडिटर में जाने के बाद हमको ऑप्शन आता है रोबोट डॉट टेक्स्ट करके। तो उसमें पूरा टेक्स्ट आ जाता है, तो उसी को रोबोट डॉट टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, कैसी इमेज होनी चाहिए, उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कराएं, उसमें क्या लिखें। ऑल्टर टेक्स्ट आता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आता है, हम क्या डालें क्या नहीं डालें। तो उसमें इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसका क्या साइज रखना चाहिए, क्या साइज नहीं रखना चाहिए, जिससे वो इजीली यूजर को दिखे, यूजर फ्रेंडली बने। और साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग कई बार लोड होने में वेबसाइट को बहुत टाइम लग जाता है। फिर ब्रोकन लिंक्स उसमें कितनी है कि नहीं है, तो उसे भी चेक करना होता है टूल्स के अकॉर्डिंग, टूल्स के थ्रू। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तो वो लोड नहीं होगी, वो इजीली, सॉरी, वो लोड इजीली हो जाएगी, वो एरर अक्कर नहीं करेगी, वो बहुत लेट डिले नहीं दिखाएगी आपकी वेबसाइट में कि वो लोडिंग की हो रही है, वो फटफट लोड होके आपको फास्ट एक्सेस दे देती है उसमें। फिर एसएसएल सिक्योर, मतलब एसएसएल सर्टिफाइड होता है, HTTPS, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अ, हमारी जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर होती है और सेफ होती है। सारे जितने भी कुकीज वगैरह होती हैं और जितने भी दिक्कत करते हैं वायरसेस वगैरह के थ्रू। फिर लोडिंग स्पीड उसकी क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। अगर लोडिंग स्पीड उसकी अच्छी है तो हमारी वेबसाइट इजीली एक्सेबल है। और अगर लोडिंग स्पीड ज़्यादा है तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता होगा यूज़र को, और फिर अगर टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिकली यूज़र उसको यूज़ नहीं करेगा और छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा, डेटा हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिस वे में उसको
बताया गया कि इसी के अकॉर्डिंग हमको स्ट्रक्चर बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको उसमें चीज़ें फिल आउट करनी है। अगर हम उसमें फिलिंग नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब फिर लोड होने में दिक्कत होती है, फास्ट एक्सेसिबल नहीं होती है। फिर अननेसेसरी पॉपअप्स, मतलब कुछ अगर जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है वैसे वैसे पॉपअप्स हैं, और अनलिमिट मतलब जो नेसेसरी नहीं है वो सारे पॉपअप्स नहीं आने चाहिए हमारी वेबसाइट्स में। फिर फाउंडेशनल एलिमेंट्स, तो इसमें आता है क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले आता है दिस इंश्योर सर्च इंजन्स कैन डिस्कवर एंड ऐड योर पेजेस टू देयर डेटाबेसेस। तो इसमें क्या होता है कि सर्च इंजन इंश्योर करता है कि हमारे जो डेटाबेसेस हैं उसमें ये सारे पेजेस हम ऐड कर सकें और इसको आगे जाके और वेबसाइट्स के थ्रू डिस्कवर कर सकें। फिर यूजर रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल टू गाइड क्रॉलर्स, जो रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल होती है ना वो बहुत हेल्प करते हैं क्रॉलर्स को कि हमारी वेबसाइट को कैसे यूज़ करें, कैसे, मतलब उसमें पूरा गाइडेंस लिखा होता है आपकी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। फिर फिक्स कर सकते हैं ब्रोकन लिंक्स को, सर्वर के एरर्स, मतलब सर्वर एंड सर्वर एरर्स, जो भी ब्रोकन लिंक्स आती है हम उसको फिक्स कर सकते हैं। और जो भी सर्वर के भी एरर्स होते हैं, क्योंकि सर्वर बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है, तो जो जो एरर्स क्रिएट होते हैं उस सबको हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइट आर्किटेक्ट। तो इसमें आता है अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज साइट स्ट्रक्चर हेल्प्स बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन नेविगेट योर वेबसाइट। जो साइट होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जो हेल्प करता है यूजर्स को फॉर श्योर। अगर दोनों चीज़ होगी तो यूज़र को हेल्प करेगा कि आपको इजीली सर्च कर सके, इजीली आपकी वेबसाइट में नेविगेट कर सके, आके यूज़ करके उसको प्रॉपरली जितना भी यूज़ वो कर सकता है वो यूज़ करेगा, उसके बाद वो वेबसाइट को छोड़ देगा, मतलब प्रॉपरली यूज़ करके एक्सेस करके फिर दोबारा वो दोबारा किसी और चीज़ के लिए वो आपकी वेबसाइट में आएगा। इसलिए आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद यूज़ क्लियर एंड लॉजिकल यूआरएल स्ट्रक्चर्स। तो हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो यूआरएल होता है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल, मतलब यूआरएल में अगर हमने कोई डाला है तो वो जिस चीज़ का है उसका कीवर्ड, मेन कीवर्ड वही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मी मान लो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें हम ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें डाल रहे हैं तो वो तो एक अनलॉजिकल थिंग हो गई कि इसमें कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद एड्रेस भी अगर हम गलत डाल रहे हैं कि ये इस चीज़ के रिलेटेड है कि नहीं, तो वो भी फिर कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करता है। इसलिए हमारा क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए यूआरएल यूजर के एक्सेस के लिए। उसके बाद इम्प्लीमेंट ब्रेड क्रम्स टू इम्प्रूव नेविगेशन। तो हमको इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए नई नई चीज़ें टू इम्प्रूव आर नेविगेशन। इजीली हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम न्यू न्यू चीज़ें इम्प्रूव कर सकें, अपडेट कर सकें हमारी चीज़ों को। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडलीनेस, since Google use a mobile first index, your site must be optimized for mobile device. Ensure responsive design and thumb friendly navigation। तो जो जैसे गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है हमारे यहाँ, वो और भी बहुत सारे बट मेनली गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो जो गूगल है वो मोबाइल फ्रेंडली था, मतलब मोबाइल फ्रेंडली है, फर्स्ट जो उसका इंडेक्स होता है वो मोबाइल फर्स्ट होता है, इंडेक्सिंग होता है। तो उसमें हमारा जो होना चाहिए वो ऑप्टिमाइज क्लियरली होना चाहिए, और मोबाइल में ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं गूगल को, तो इजीली उसमें एक्सेसिबल होना चाहिए। उसमें अगर हम बाई चांस अगर दूसरे अकॉर्डिंगली बना रहे हैं तो मोबाइल में जाके चीज़ें ब्लर हो रही हैं या फिर कुछ आउट ऑफ साइट्स आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको प्रॉपरली वे में रहना चाहिए, फुली इंडेक्सिंग रहना चाहिए। और जो उसके डिज़ाइंस वगैरह होते हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और थंब फ्रेंडली नेविगेशंस वगैरह होने चाहिए उसके अंदर। फिर उसके बाद पेज स्पीड, आ फास्ट लोडिंग वेबसाइट इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंकिंग, optimize images, minify CSS, JavaScript, and use caching. Pay attention to core web vitals like LCP, FID, CLS। ठीक है, तो पेज की जो स्पीड होती है वो फास्ट होनी चाहिए, जो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करेगी और उसका यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस बहुत बेटर करेगी। और अगर वो दोनों चीज़ें होंगी तो हमारी वेबसाइट रैंक में नंबर 1 ही आएगी और ऊपर आगे जाते जाएगी। उसके बाद
ऑप्टिमाइज करवाना चाहिए इमेजेस को। जाके मिनीफाई कर सकते हैं। अगर हमारी जो वेबसाइट होती है ना, उसके पीछे बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो उसमें जाके हम मिनी मतलब उसमें जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें। उसमें इमेजेस को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। फिर उसमें जो कैच वगैरह भी होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमको अटेंशन देना चाहिए कोर वेब वाइटल्स, मतलब जो हमारी वेबसाइट के जो मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसमें जो कोर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एलसीपी हो गया, एफआईडी हो गया, सीएलएस वगैरह, उसमें हमको अटेंशन देना चाहिए, जिससे स्पीड, पेज की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाए और लोडिंग टाइम उसका कम हो जाए और वो इजीली एक्सेस कर लें हम। उसके बाद सिक्योरिटी, आ सिक्योर वेबसाइट विद एन एसएसएल सर्टिफिकेट, HTTPS बिल्ड ट्रस्ट विद यूजर एंड इट्स रैंकिंग फैक्टर। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे यूजर्स को भी एक सिक्योरिटी फील होती है और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके वेबसाइट के ऊपर कि आप वो वेबसाइट सिक्योर होगी। और ये एक रैंकिंग फैक्टर भी क्रिएट करता है। फिर ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट फैक्टर्स। तो XML साइट मैप, हाँ साइट मैप लिस्ट योर इम्पोर्टेंट पेजेस, हेल्पिंग सर्च इंजन्स फाइंड एंड इंडेक्स देम इफिशिएंटली। तो जो XML के साइट मैप होते हैं, तो अभी जैसे कि साइट मैप में हम जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल से कनेक्ट करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पेजेस की लिस्टिंग करता है, वो इंजन्स को हेल्प करता है, इंडेक्सिंग को इजीली और इफिशिएंटली बनाता है। फिर स्ट्रक्चर डेटा स्केमा मार्कअप, दिस कोड हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कैन लीड टू अ सर्च रिजल्ट इन सर्च। तो जो स्कीमा होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर देते हैं सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंगली, तो हमारा जो रिजल्ट है वो इजीली सर्च होता है। वो इजीली जब भी हम कुछ सर्च करेंगे तो वो सबसे पहले हमारा ही वेबसाइट्स को शो करती है। तो इसमें वो हेल्प करती है। फिर डुप्लीकेट कंटेंट, use conditional tags to tell search engine which version of page is original, preventing duplicate issues। तो डुप्लीकेट हमारी चीज़ में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो भी टैग्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं सर्च इंजन में, उसके वर्जन देख लेना चाहिए, वर्जन ऑफ पेजेस क्या है, उसका ओरिजिनल क्या है, वो कहाँ से प्रिवेंट मतलब कहाँ से डुप्लीकेसी आ रही है हमारे कंटेंट में, तो उसको हमको रिमूव कर देना चाहिए, जिससे आगे जाके कोई डुप्लीकेसी मतलब डुप्लीकेट कंटेंट इशू क्रिएट ना हो। उसके बाद HTTP स्टेटस कोड, तो इसमें क्या होता है, मॉनिटर कोड्स लाइक 404 एज नॉट फाउंड एंड 301 redirects to ensure a good user experience and maintain link इक्विटी इक्विटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके जो कोड्स होते हैं, जैसे 404 का कोड हो गया, 301 इसका कोड हो गया, तो उसके जो मॉनिटरिंग कोड होते हैं वो हमको पहले ही बता देते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये गुड है, मतलब ये अच्छी है कि नहीं है, इसका क्या इसकी इक्विटी मेंटेन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये पहले हमको जनरेट होकर बता देता है कि ये किस हिसाब से इसके मतलब वेबसाइट अगर नॉट फाउंड आ गया तो 404 वाला एरर कोड ला देगी, अगर 301 आ गया तो फिर हमको रीडायरेक्ट करना है उस चीज़ को। उसके बाद अब मेन इनके जो कंपोनेंट्स है उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो crawlability is the foundation of technical SEO, enabling search engine to efficiently discover and index your website content. A well-structured website with a clear hierarchy and optimized navigation ensure that search engine crawlers can effortlessly travel your page, identify and understand their relevance to specific search queries. Here are some elements related to crawl ability to in technical SEO। तो जो ये क्रॉलेबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये फाउंडेशन, मतलब एक फाउंडेशन है हमारे टेक्निकल एसईओ के लिए, क्योंकि इसके थ्रू जब भी वेबसाइट कोई भी सर्च कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए और वो फिर हमारे कंटेंट में मिल जाता है, तो जब भी वो देखते हैं कि
ये जो वेबसाइट है उसमें वो चीज़ आइडेंटिफाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें रिलेवेंस क्या है। जो उन्हें क्वेरी सर्च किए था, जो भी क्वेरी उन्हें सर्च किए वो उनको इस पेज में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और अगर वो मिल रही है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नेविगेशन वगैरह हुआ है उसके, तो क्रॉलर्स में जाके एफर्टलेसली दिखाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी रैंक्ड हो चुकी है। और वो फिर आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है और अंडरस्टैंड करता है उसका रिलेवेंस टू स्पेसिफिक देयर क्वेरीज। ठीक है। उसके बाद इसके फिर इसके बहुत सारे फिर क्रोएबिलिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्सएमएल आ गया। So XML sitemaps are files that provide a list of URLs on a website along with additional information such as notification, date, and priority. Submitting a sitemap to search engine help them discover and crawl pages more efficiently. तो जो एक्सएमएल साइट मैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक फाइल्स को मतलब फाइल प्रोवाइड करते हैं हमारे यूआरएल को, जो कि लिस्ट, बहुत सारे यूआरएल्स जो होते हैं लिस्ट, मतलब लिस्ट बनी होती है उनकी। तो वेबसाइट को एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जब हम उसको एक दूसरे से लिंक करा देते हैं। फिर उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह, उसकी प्रायोरिटी, उसकी डेट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ें उससे जब भी उनको कनेक्ट करवाते हैं, तो हमारी वेबसाइट में बहुत सारे क्रॉलिंग पेजेस इफिशिएंटली आ जाते हैं। हम मोर चीज़ें डिस्कवर करते हैं उसके थ्रू। एक वेबसाइट में अगर हम जाएंगे, उसमें अगर लिंक्ड है, तो हम दूसरी वेबसाइट में क्रिएट जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हम चीज़ें डिस्कवर करते हैं। और फिर हमारे पेज में क्रॉलिंग और ज़्यादा होती है। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर। तो वेबसाइट आर्किटेक्ट प्ले एन क्रूशियल रोल इन क्रॉलेबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग हाउ सर्च इंजन crawlers navigate and understand the structure of a website. A well organized and logical website architect enhance crawlability, making it easier for search engine to index and rank pages. वेबसाइट का अगर स्ट्रक्चर है वो एक क्रूशियल पार्ट प्ले करती है, क्योंकि अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर अगर लैप कंप्यूटर बेसिस है या फिर डेस्कटॉप साइज है, तो वो अलग, मतलब उसका स्ट्रक्चर उसी बेसिस में होना चाहिए। अगर वो मोबाइल फ्रेंडली है तो उसका स्ट्रक्चर उसके बेसिस में होना चाहिए। तो वो, अगर इसका स्ट्रक्चर सही रहेगा तो उसका सर्च इंजन क्रॉलर नेविगेशन बहुत बेटर हो जाएगा। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चर की, वेबसाइट की, वो भी अगर वो अच्छी है तो ऑटोमेटिकली उनका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में इंडेक्सिंग प्रोवाइड करने लगेगा और उनके पेजेस को रैंकिंग मिलने लगेगी। ये जैसे ये है साइट मैप वाला ऑप्शन। इसमें जाके जैसे वर्डप्रेस वगैरह का एग्जांपल दिया है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है साइट का लर्न मोर अबाउट साइट मैप्स। मगर वो मैडम दिख ही नहीं रहे मेरे को। थोड़ा भी नहीं। नहीं, एकदम बहुत ब्लर दिख रहा है। और थोड़ा सा जूम। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा, हाँ ठीक ठीक, अभी थोड़ा दिख रहा है। हाँ, बराबर। तो अच्छा। जैसे कि ये है ना, लोकल होस्ट /GFG वर्डप्रेस /WP डैश साइट मैप .xml। तो जब भी हम इसमें, मतलब ऐसे जो होते हैं यूआरएल्स क्रिएट होते हैं, तो जब भी हम यूआरएल क्रिएट करते हैं तो ये मोर क्रॉलिंग वगैरह हमारी वेबसाइट में लाता है और रैंक प्रोवाइड करता है। और ऐसे यूआरएल के लिस्टिंग आ जाती है कि साइट में पोस्ट वन हो गया वन, फिर पोस्ट वन हो गया, फिर इसमें टेक्सोनॉमीज आ गई, कैटेगरी, फिर यूजर्स। मतलब ये ऑटोमेटिक हम लोग को यूआरएल देगा ऐसा? नहीं, हमको एक ऑप्शन, मतलब जैसे होस्टिंग का वगैरह हो एक। गया ना, हम्म। तो होस्टिंग के वगैरह में अगर हम सेटिंग, मतलब बहुत आपका अलग हो सकता है, बट मैं होस्टिंग का बता रही हूँ, तो उसमें सेटिंग्स में जाते हैं। और फिर अच्छा। सेटिंग्स में जाने के बाद ही उसमें लग मतलब आ जाता है ऑप्शन एग्जाम्पल साइट मैप का। तो उसमें जाके हम अच्छा। अपनी चीज़ें डिटेल्स डाल देते हैं, तो वो क्रिएट करने लगता है, मतलब फिर वो क्रिएट होके फिर मतलब। आपको बता देता है चीज़ें। अच्छा। हाँ। मतलब वो ऑटोमेटिकली, मतलब कुछ जैसे एआई की तरह, मतलब वो हमने को एग्जांपल दे देगा कि कैसे अपने को क्या करना है ना, ऐसा ना? हाँ, मतलब वो साइट मैपिंग टाइप हो जाता है। ओके। ठीक है।
वेबसाइट स्ट्रक्चर। अच्छा, ये 2 बार हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये होता है। पहले तो जो होम पेज हो गया वो होम हो गया। उसके बाद अबाउट अस, मतलब इंडेक्स जैसे इसी में नहीं हो गया कि ये पूरा होम पेज है, फ्री इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट, फिर प्लान्स, फिर ब्लॉग। फिर अबाउट अस का ही ऑप्शन में है लीडरशिप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर कॉन्टैक्ट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे जीमेल आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, नंबर आ गया मीन्स। उसके बाद आपकी एरिया वाइज अगर आपको देना है तो वो सब आ जाएगा, किसके थ्रू आप कौन सी जीमेल में आप डालना चाहते हो वो सब कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। फिर प्लान्स आ जाएंगे, बेसिक, प्रो। तो ये प्रीमियम हो सकता है, ये बेसिक फ्री वाले हो सकते हैं प्लान्स, जो भी अकॉर्डिंगली होंगे। उसके बाद ब्लॉग होता है, उसमें कैटेगरी 1 होती है, कैटेगरी 2 एक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है दो हो, बट कैटेगरीज उसके अकॉर्डिंगली अपन ब्लॉग को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे जो है ये इजीली नेविगेशन बार्स हैं, मतलब इन सबको नेविगेशन बार बोलते हैं, ये जो भी है। तो ये सारे इजी और क्विक होंगे तो हम इजीली कोई वेबसाइट को रीड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन जैसे हो, अब अबाउट अस में हमने क्लिक किया और वो मोस्टली वेबसाइट में नीचे साइड होता है, तो अबाउट अस में क्लिक करने में सीधे हम वेबसाइट में नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो वो इजीली एक्सेसिबल हो गया। फिर कॉन्टेक्ट में भी हमने सेम चीज़ की। फिर प्लान्स, अगर हम कोई चीज़ के प्लान सीख रहे हैं तो अगर उसमें हम बेसिक में गए तो बेसिक हमको पूरे मिल जाएंगे, हम प्रो में गए, प्रीमियम वर्जन टाइप्स में गए तो उसमें हमको पूरे मिल जाएंगे, जो कि इजीली हम एक्सेस कर पा रहे हैं अगर उसकी नेविगेशन स्ट्रक्चर अच्छा हो, नेविगेशन बार्स अच्छे हो। अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमको पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, फिर वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो पूरा क्लटरिंग हो जाएगी अगर हम उसको अच्छे से इंडेक्स नहीं करते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्सिंग। Once your website is crawlable, it needs to be indexed by search engine to appear in search results. Indexing refers to the process by which search engines store and organize your website content in their databases, making it accessible to user through search queries. Proper indexing is crucial for ensuring that your website show up when users search for relevant keywords and phrases. की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडेक्सिंग इंक्लूड। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे पहले में हमारी जो वेबसाइट है वो जब क्रॉल हो जाती है, उसके बाद वो सर्च इंजन में कैसे अपीयर हो रही है, उसके रिजल्ट्स किसके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं और हमारी वेबसाइट में वो चीज़ है बट हमने उसको अच्छे से इंडेक्सिंग नहीं करी है, उसमें कोई भी प्रॉपरली कीवर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं हुए, तो अगर वो वेबसाइट हमारी ऐसे शो ही नहीं कर रही है वो क्वेरी लिखने के बाद, मतलब यूज़र की, तो फिर वो कोई मतलब की नहीं है। फिर हमारी वेबसाइट जब दिखेगी ही नहीं तो फिर उसमें व्यूज़ कैसे आएंगे, उसमें आगे की चीज़ें कैसे आएंगी। तो इसलिए आपकी जो इंडेक्सिंग है वो बहुत मैटर करती है कि वो बहुत प्रॉपर हो, उसमें जितनी भी चीज़ें वो सारी ऑर्गेनाइज हो, और उसके जो रिजल्ट्स वगैरह मतलब इजीली एक्सेसिबल हो, जो क्वेरी वो पूछना चाह रहे हैं वो आपके में हो, आप अच्छे से कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, आप उसमें रिलेवेंट फ्रेजेस डाल रहे हो, जिससे आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है। और फिर ये क्या करता है कि सर्च इंजन में स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है आपकी वेबसाइट के कंटेंट को इन देयर डेटाबेस, सर्वर वगैरह में, या पूरी चीज़ें आपकी स्टोर करके रखता है कि जब भी कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेरी पूछ रहा है यूजर, तो इनको आपकी वेबसाइट शो करनी है। तो इसलिए इंडेक्सिंग बहुत मेन पार्ट इंक्लूड करता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि robot.txt, मतलब रोबोट टेक्स्ट होता है। तो अगर आपको रोबोट टेक्स्ट देखना है तो होस्टिंगर में जाके आप प्लगइन के ऑप्शन में जाते हो, तो प्लगइन के ऑप्शन में जाने के बाद टूल्स करके एक पार्ट, मतलब टूल्स करके एक इंडेक्स खुलता है, उसमें फाइल एडिटर में जाके हम robot.txt देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय द डिजाइनर टू प्रिवेंट सर्च इंजन्स एंड बोट्स from crawling up their sites. It contains a list of allowed and disallowed sites, and whenever a bot
Bot wants to access the website. It checks the robot.txt file and access only those sites that are allowed. It does not show all disallowed sites in search results. तो इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है ना, बहुत सारे टाइप्स के, मतलब इसमें ऑप्शंस होता है कि हमको कौन सी चीज, कौन से यूआरएल, कौन सी फाइल को शो करनी है कि नहीं करनी है। तो उसमें अलाउड का डिसअलाउड दोनों ऑप्शन होता है। अगर हम अलाउड में जाके करेंगे कि हमको ये आप शो कर सकते हो, तो वो अलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड में जाओगे तो वो पब्लिकली नहीं होगा, और वो सिर्फ मतलब आप देख सकते हो, बाकी कोई नहीं देख सकता। और ये जो फाइल्स है, ये चैटबॉट जैसे बहुत सारी चीज होती है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है। रोबोट डॉट टेक्स्ट को देखता है उसके अकॉर्डिंगली, और फिर वो हेल्प करता है। जैसे यूजर एजेंट हो गया, डिसअलाउ फोल्डर एक होता है, डिसअलाउ इमेज, मतलब क्या डिसअलाउ करना है, फोल्डर को डिसअलाउ करना है, इमेज को, फिर फाइल वगैरह को। तो वो हम वो सब भी कर सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं, डिसअलाउ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो रोबोट टैक्स है, ये मतलब कोई वेबसाइट है कि क्या है ये? ये प्लगइन का पार्ट है। अच्छा, प्लगइन का पार्ट है। हाँ, मतलब जैसे टेक्स्ट होते हैं ना बहुत सारे टाइप्स के, तो हम्म। वैसे रोबोट डॉट टेक्स्ट करके टेक्स्ट होता है, मतलब डिजाइनर्स वगैरह के लिए होता है। मतलब प्लगइन का पार्ट है ये। फिर कोनोलॉजिकल टेक्स्ट, जो कोनोलॉजिकेशन क्या होता है, इसमें जो टेक्स्ट होते हैं हेल्प सर्च इंजन्स टू अंडरस्टैंड द प्रेफर्ड वर्जन ऑफ अ पेज व्हेन देयर आर मल्टीपल वर्जन विद सिमिलर कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, जो टैग्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, और अगर वो मल्टीपल उसके मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं बट विथ सिमिलर कंटेंट। तो इसके जो टैग्स होते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम प्रेफर कर सकते हैं जो भी वर्जन होने चाहिए पेजेस के, और सिमिलर कंटेंट को उसके साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, कि वो मोबाइल में इजीली प्रेफरेंसेस दे सके, डिवाइस दे सके, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए वेबसाइट्स वगैरह को। Search engine prioritize website that provide a seamless user experience on mobile device, ensuring that थोड़ा जूम करो ना, और जरा जो स्क्रीन को जो आप जो बोल रहे हैं, बस। search engine prioritize website that provide a seamless user experience on mobile device, ensuring that your content is easily accessible, readable on smartphones and tablet. Implementing responsive design or creating a dedicated mobile site can significantly improve your website mobile friendliness. तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस मतलब उसका स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए, और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स में। और जिस अगर इसका डिज़ाइन अच्छा है, इम्प्लीमेंट अच्छा हुआ, तो रिस्पॉन्सिव साइट ज़्यादा आएंगे। क्रिएटिंग उसकी जो डेडिकेट होंगी मोबाइल साइट को, वो इफ़िशिएंटली होगी, इम्प्रूव होगी, और एक मोबाइल फ्रेंडली यूज़र इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। उसके बाद कंटेंट क्वालिटी। While technical SEO focus on the technical aspects of your website, content quality remains paramount. Search engines prioritize websites that offer high quality, informative, and relevant content that satisfy users' search intent. Creating, compiling, and engaging content that resonate with your target audience is essential for improving your website ranking and attracting organic traffic. तो जो कंटेंट की क्वालिटी होती है, वो मतलब उसका जो मतलब जो उसका अकॉर्डिंगली है साइट, वो हायर क्वालिटी साइट में होना चाहिए, और वो बहुत इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आपके कंटेंट को, जो सेटिस्फाई करे यूज़र की सर्च इंटेंट। यूज़र ने जो भी सर्च किया है वो आपकी आपके कंटेंट में होना चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी में, और वो बहुत इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। अगर उसने कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, अगर उसने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च किया है, तो उसको आपको हर चीज़ बतानी कि उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मतलब जितना आप उसमें डीप जा सकते हो, जितना आप रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको उतना कंटेंट क्रिएट करना है उसके लिए। और वो क्वालिटी वाइज, मतलब वो क्वांटिटी में होना, क्वालिटी होना चाहिए, उसमें बहुत मैटर करता है कि वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो। अगर वो इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, वो यूज़र के सर्च इंटेंट को जाके
नहीं, मतलब उनका जो इंटेंट है वो चीज को खोलने में, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वो आपकी वेबसाइट में वापस नहीं आएगा। इसलिए आपका जो कंटेंट है वो एंगेजिंग होना चाहिए, एक टारगेट ऑडियंस के लिए होना चाहिए, और जिससे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट इंप्रूव होती है रैंकिंग के लिए, और वो अट्रैक्ट करती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक को। उसके बाद पेज स्पीड। So page speed is a critical factor in technical SEO, directly impacting the user experience and search engine rankings. A slow loading website can lead to high bounce rate, reduced conversion, and low ranking. Optimizing your website speed by minifying CSS JavaScript files, enabling browser caching, and using Content Delivery Network (CDN) can significantly improve page load times and enhance user engagement. तो जो पेज की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि अगर पेज की स्पीड बहुत ज़्यादा लो है तो फिर उसकी जो रैंकिंग है, उसका जो कन्वर्जन रेट है, वो सब लो होता जाएगा। और अगर वही आपकी स्पीड हाई है तो उसका जो रेट है वो एकदम से डबल एक्स होके आएगा, उसका कन्वर्जन बढ़ेगा, उसकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। और हम ऑप्टिमाइज करा सकते हैं उसकी स्पीड्स को, मिनिफाई करवा के सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट जो फाइल होती है उन सब के थ्रू। और हमारे जो पेजेस हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए, मतलब उसकी लोडिंग कैपेसिटी, लोडिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फटफट वो लोड हो जाए, वो फटफट इजीली एक्सेसिबल हो जाए। अगर वो धीरे धीरे होगा तो फिर कोई मैट मतलब वो फिर आपकी हर चीज़ को डाउन नहीं करेगा, वो किसी चीज़ को अपग्रेड नहीं करेगा। फिर स्ट्रक्चर डेटा, ये वही हो गया कि जो भी हम स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए पूरा पेज। उसी के थ्रू हमको, मतलब अगर स्ट्रक्चर है तो उसके थ्रू हमको रेट मिलते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रेट्स वगैरह को। और प्रॉपरली यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग। Internal linking play a crucial role in technical SEO by establishing a clear hierarchy structure within your website. Strategy used for internal links help search engine understand the relationship between different pages, dispute page rank, and improve the overall user experience by linking relevant pages together. You can guide user through your website, ensuring that you can easily find the information they seek. तो इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, इससे हम ए पे, इसमें एग्जांपल है जैसे ए पेज है, हम ए पेज में ही बी पेज की भी लिंक को लिंक, मतलब उसकी जो इंटरनल लिंक है यूआरएल उसको लिंक करा देता है। तो अगर ए पेज में कोई इंसान जैसे डिजिटल मार्केटिंग का पूरा पेज है, उसमें हमने एसईओ जो बी पेज का था उसको हमने लिंक करा के रखे, और इसने एसईओ में क्लिक कर दिया तो वो सीधे बी पेज खुल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो वेबसाइट, जो यूजर है, जो उसको चाहिए यूजर को, वो उस वेबसाइट में जाके भी उसको मिल सकता है। तो इंटरनल लिंकिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जिससे हमको ट्रैफिक आए, हमें ऑर्गेनिक सर्च मिले, और जो उसकी हायरार्की वगैरह जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली वो वेबसाइट को क्रिएट करे। और फिर ये सर्च इंजन में हेल्प करता है कि हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं एक वेबसाइट से मतलब एक वेबसाइट पेजेस से दूसरे वेबसाइट पेजेस में। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं हमारे रैंक को, पेज की रैंक को। अगर ए की रैंकिंग अच्छी है तो बी की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बी की अच्छी है तो वो ए को हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल मतलब यूज़र के एक्सपीरियंस को बहुत बेटर करता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से इम्प्रूव, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अगर हम इंटरनल लिंकिंग यूज़ करते हैं। हमने इंटरनल लिंकिंग बनाना सीखे थे ब्लॉगर में। उसके बाद रीडायरेक्ट्स वगैरह में क्या होता है कि प्रॉपरली मैनेजिंग करता है, रीडायरेक्ट करता है, essential फॉर अवॉइडिंग डुप्लीकेट कंटेंट इशू which can negatively impact your website ranking. Redirect allow you to forward user and search engines from your one URL to another. तो इसमें क्या होता है, रिडायरेक्ट मतलब अगर हमने कोई गलती करी है तो उसको हम सही कर सकते हैं, हम डुप्लीकेसी को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना अच्छा है। जैसे ये ओल्ड पेज है, ओल्ड पेज को
इसमें 301 रीडायरेक्ट वाला एरर आता है, उसको हम अगर आता है तो उससे हम उसको हटा के हम न्यू पेज क्रिएट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट है, एक सेकंड बैक करो थोड़ा, तो उसी दोबारा कुछ करो। मतलब ओल्ड पेज में अगर हमारे कुछ एरर आ गए या कुछ भी प्रॉब्लम आया हम्म। तो हम लोग, हाँ, तो हम लोग न्यू पेज में सेम कंटेंट जो भी रहेगा वो हम लोग क्रिएट कर उसको सकते डाल हैं। सकते हैं, बट वो एरर अच्छा, जो आ रही है उसको हटा के। ओके, अच्छा वो एरर हटाना पड़ेगा। हाँ, वो एरर हटाना पड़ेगा, क्योंकि 301 भी एक एरर है, रीडायरेक्ट करके एरर, और 404 जैसे कि एरर है, वो भी एक टाइप की एरर ही है। वो ब्रोकन लिंक वाली एरर है, ये रीडायरेक्ट वाली एरर है। अच्छा, वो ब्रोकन लिंक है और ये रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट। हाँ। उसके बाद सिक्योरिटी, HTTPS website security is a critical aspect of technical SEO as it directly impact user trust and search engine ranking. Implementing HTTPS encryption, regularly updating software and plugins, and implementing strong security measure can protect your website from malware, hacking attempts, and data breaches. A secure website instills confidence in user and search engine, contributing to improve ranking and reputation. तो HTTPS हम कोई भी वेबसाइट नहीं देखते उसमें HTTPS फिर कॉलन लगा होता है, फिर स्लैशेस, फिर अगर एग्जाम्पल ये abc.com, तो जो HTTPS होता है वो एक सिक्योरिटी के बेसिस में होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो जितने भी मालवेयर, मतलब जो भी फ्रॉडलेंट वगैरह होते हैं ना, जिसमें फ्रॉड होते हैं, फिर हैकिंग वगैरह के जो अटेम्प्ट्स होते हैं, वो सब नहीं होते हैं। इसके थ्रू हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत सिक्योर हो जाती है। अच्छा, एच टी टी पी से अगर हम लोग लगाते हैं। हाँ, कोई भी वेबसाइट अगर देखते हैं अपन तो उसमें मतलब मोस्टली जो वेबसाइट है उसमें HTTPS का यूज होता ही होता है। वो एक सिक्योरिटी कंसर्न के लिए होता है। ओके। With ongoing monitoring and maintenance, technical SEO is an ongoing process that requires continuous monitoring and maintenance to ensure that your website remain optimized and aligned with evolving search engine algorithms. Regularly reviewing your website performance, addressing technical issues promptly, and staying updated with the latest industry trends and best practice that essential for maintaining a healthy technical SEO foundation. तो ये जो एसईओ, टेक्निकल एसईओ होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो रिक्वायर होता है, मतलब उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही हैं, किसके अकॉर्डिंगली वो एल्गोरिथम्स के थ्रू सही से स्टैब्लिश हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, उसका जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं वो सब प्रॉपरली सेटअप हो पा रहे हैं कि नहीं, वो सारे रिड्यूस हो पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सब देखने के लिए उसको डेली की मॉनिटरिंग और डेली का मेंटेनेंस चाहिए होता है। आज तो मैडम बहुत सारे पेज लाए हो। नहीं, अगर जैसे टाइम लगेगा तो कोई नहीं, कल कर लेंगे, ऐसा पता अगर आपको लेट हो रहा है तो ऐसा। तो फिर अभी जितना पढ़े उतना आपको समझ आ गया? हाँ हाँ, जो उतना ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं भी वो हो जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज एंड कर हाँ देते हैं। हाँ, आज एंड करते हैं। आपने कितने नंबर पेज एंड किए वो देख 21। लीजिए। 21 है, ओके। हाँ, अच्छा 22 ये से स्टार्ट है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग, अब अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है ना?